our today's discussion. लास्ट टाइम हमने कॉन्वोल्यूशन पे बात की थी और साथ हमने ये देखा था कि CNN के अंदर हम एक्चुअली फिल्टर्स के पैरामीटर्स जो है यानी फिल्टर्स लर्न करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यूजली हमारी जो कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है उसमें हमारे पास एक से ज्यादा फिल्टर हो सकते हैं और वो तमाम फिल्टर जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसे हम कंबाइन करके इमेज की एक कंप्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जिसमें हम ज्यादा अच्छे फीचर्स डिटेक्ट कर सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर्स को भी दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने लेयर्स के लिए एक नोटेशन थोड़ी सी डिवाइस की थी। आज हम उस नोटेशन के मुताबिक एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे सिर्फ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स को देखते हुए और उसके बाद हम देखेंगे कि CNN में कॉन्वोल्यूशन के अलावा भी कुछ लेयर्स ऐड की जा सकती हैं। फिर हम उन पे बात करेंगे और फिर उनके मुताबिक हम एक न्यूरल नेटवर्क बना कर देखेंगे कॉन्वोल्यूशन का। कल हम इंशाल्लाह एमनिस्ट और सिफार 10 की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और कल फिर मैं आपको SVHN एक डेटा सेट है गूगल का, गूगल स्ट्रीट व्यू हाउस नंबर, सो दैट वुड बी टुमारोज मेन्यू इंशाल्लाह। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नोटेशन हियर। हमारे पास ये फिल्टर साइज है F(L). अच्छा, ये सारी नोटेशन किसी एक पर्टिकुलर लेयर की है, ठीक है। ये हमारे पास पैडिंग है, ये हमारे पास स्ट्राइड्स है। नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हैं ये डिटरमिन करेंगे कि नेक्स्ट लेयर पे हमारे इमेज की चैनल्स कितने होंगे। उसके बाद जो हमारी एक्टिवेशंस हैं वो इस तरह कैलकुलेट होंगी। इनपुट हमारी इस फॉर्म में होगी और आउटपुट इस फॉर्म में। ये चीज अगर आपको भी समझ में नहीं आ रही तो जस्ट डोंट वरी, क्योंकि जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल, क्योंकि आज टाइम हमारे पास जरा कम है रमजान में, इसलिए लेट्स मूव विदाउट फर्दर अड्यू। ओके, सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इमेज है एंड इट इज अ 3 डायमेंशनल इमेज, RGB इमेज जिसे आप कहते हैं, और इसकी डायमेंशन मैंने ली है 39 बाय 39 बाय 3। ये डायमेंशंस मैंने इसलिए लिए हैं कि इससे जरा मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि इस जगह पे 64 बाय 64 बाय 3 भी हो सकता है या इसकी जगह कुछ भी कोई और भी डायमेंशन हो सकती है। सो नाउ चूंकि ये मेरी फर्स्ट लेयर या इनपुट लेयर है तो इन दैट केस मेरी जो लेयर का नंबर है वो 0 है। नंबर ऑफ विड्थ एंड नंबर ऑफ हाइट जो है इसमें वो हमारे पास 39 है। इस केस में नंबर ऑफ चैनल्स जो है हमारे पास वो 3 है। ओके, अब इस पे मैं कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करता हूँ, सपोज करें। सो दिस इज कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन के लिए पैरामीटर जो है उसमें हम जो स्ट्राइड्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 है। हम जो फिल्टर साइज अप्लाई कर रहे हैं, जो हम F से डिनोट कर रहे हैं, वो हमने 3 रखा है, यानी 3 बाय 3 है। पैडिंग हम वैलिड यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई पैडिंग यूज नहीं हो रही। और हमारे पास जो नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं वो है 10, यानी कि हम 10 फिल्टर्स, हर फिल्टर 3 बाय 3 का है, 3 बाय 3 बाय 3 का एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास ये 3 डायमेंशंस भी हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये जो डेप्थ है ये सेम होनी चाहिए ताकि वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो सके। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है, ये NH0 था, हमने कैलकुलेट करना है ये। मैं नो आई वांट टू कैलकुलेट NH1 और मुझे पता है NH1 जो है वो NH0 से कैलकुलेट होगा और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमने बड़ी तफसील से देखा था, 2p माइनस f ओवर s प्लस 1 और इसका फ्लोर। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू गेट योर सेल्फ
39, 36, 37। सो आपकी जो नेक्स्ट इमेज की डायमेंशंस हैं वो होगी 37, क्योंकि ये h की जगह यहाँ ही w लगाएं तो आपका w भी सेम निकल आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इमेज की डायमेंशन जो है वो हमें पता चल गया है कि वो डायमेंशंस हैं, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, 37 बाय 37। ओके जी, अब इसमें चैनल कितने होंगे? चैनल हमें पता है इसमें, क्योंकि हमारे पास 10 फिल्टर है, हर फिल्टर 2 डायमेंशन की एक रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेगा 37 बाय 37 की, और हम वो सारी 10 की 10 रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टैक कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैनल है वो 10 हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। क्यूब है और इसमें हमारे जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो अब 10 है। ओके, सो ये हमारी एक कॉन्वोल्यूशन के बाद की सूरत हाल है। अब फर्ज करें जी मैं नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन जो है वो अप्लाई करता हूँ। अच्छा, बाय द वे, इस कॉन्वोल्यूशन में हमारे पैरामीटर जो है वो तो अब आपको नजर आ ही रहे हैं, एन एच ऑफ वन एंड डब्ल्यू ऑफ वन इज इक्वल टू 37, जैसा कि हमने देखा, और नंबर ऑफ चैनल मैंने इधर ही पहले ही लिख दिए थे, वो हमारे 10 है। ओके, सो let's suppose we want to do next convolution, और next convolution में हमारा हम स्ट्राइड ज्यादा रखते हैं, लेट्स से हम स्ट्राइड्स करते हैं 2 की, पैडिंग हम 0 ही रखते हैं, और फिल्टर साइज भी अब जरा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स डू अ फिल्टर साइज ऑफ 5, और नंबर ऑफ फिल्टर्स हमारे जो हैं वो डिटरमन करेंगे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की नंबर ऑफ चैनल्स, तो हम फिल्टर रखते हैं 20। तो ये हमारी दूसरी कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है ये इन पैरामीटर से बनेगी। अब हम देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या होगी। जैसे पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर की आउटपुट ये क्यूब है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन या दूसरी कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है उसकी आउटपुट हम देखते हैं कि क्या होगी। यही हमारे पास कैलकुलेशन ऑलरेडी मौजूद है। लेट्स कैलकुलेट एन एच ऑफ 2, फॉर्मूला मौजूद है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। एन एच ऑफ 1 आपको याद होगा कि हमारे पास 37 है, पैडिंग हमारे पास 0 है, फिल्टर साइज हमारे पास 5 है, लेकिन स्ट्राइड हमारे पास 2 है, +1 और इसका फ्लोर। सो ये हमारे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16 प्लस 1 इज 17, सो दिस इज 17। इसका मतलब है कि अब हमारे जो नेक्स्ट लेयर की आउटपुट इमेज है उसकी विड्थ होगी 17 बाय 17, ठीक है जी। सो दैट वुड बी नाउ, थोड़ा सा इसको बल्कि काफी छोटा बनाते हैं, दिस इज नाउ 17 बाय 17। नंबर ऑफ चैनल, चूंकि हर फिल्टर हमें एक 2D चैनल देगा, जब 20 फिल्टर्स की आउटपुट को स्टैक करेंगे तो नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास 20 हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा डीप बनाया, लेकिन इट्स नॉट अप टू द स्केल, सो यू गेट द आइडिया कि ये एक जरा थोड़ा सा डीप क्यूब होगा। ओके जी, अब इसमें आपको पता है कि एन एच ऑफ 2 आपका जो है वो हमने इधर निकाल लिया, दैट इज 17। एन एच ऑफ डब्ल्यू आपको पता है 17, और नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, सो लेट्स डू एन अदर कॉन्वोल्यूशन, और इस कॉन्वोल्यूशन में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको रिड्यूस कर सके। अच्छा, इसमें आप एक पैटर्न जरूर देखिए, पैटर्न ये देखिए कि, और जो पैटर्न यूजुअली आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में डाउन दी नेटवर्क, यानी जैसे जैसे आप नेटवर्क में नीचे लेयर्स पे जा रहे होते हैं, आपकी विड्थ और हाइट जो है वो कम हो रही होती है, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ चैनल्स है, यानी आपकी जो डेप्थ है रिप्रेजेंटेशन की, मैं इमेज नहीं कहूंगा इसको क्योंकि ये इमेज नहीं है, ये इमेज की रिप्रेजेंटेशन है। तो आपकी जो
डेप्थ ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ 3 थी, उसके बाद यहाँ 10 हुई, उसके बाद यहाँ 20 हुई, और नेक्स्ट लेयर पे हो सकता है मैं इसको 40 कर दूं, बल्कि मैं 40 ही करता हूँ इसको। तो ये पैटर्न आपने जेहन में रखना है कि जो जो हम नेटवर्क में न्यूरल सीएनएन में नीचे की लेयर्स में जाते हैं, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज है उसकी हाइट और विड्थ हम रिड्यूस करते जाते हैं, और उसके नंबर ऑफ चैनल्स जो है या नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम इंक्रीज करते जाते हैं। ओके, सो लेट्स डू वन लास्ट कॉन्वोल्यूशन एंड दैट वुड बी, इसको भी मैं 5 रख लेता हूं, f ऑफ 3। स्ट्राइड इस पे हम फिर 2 की रखते हैं ताकि ये और रिड्यूस हो जाए। पैडिंग इस पे हम 0 की रखेंगे, और अब नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हैं वो मैं रखूंगा 40। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट एन एच ऑफ 3 नाउ। अगेन हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 17 प्लस 0 माइनस 5 ओवर 2 प्लस 1, और इस सब का फ्लोर, दैट वुड बी 12 ओवर 2 6 प्लस 1 7। सो हमारी जो नेक्स्ट आउटपुट है दैट वुड बी 7/7, राइट। और 7/7, और हमारे जो चैनल्स होंगे वो होंगे 40। सो दिस इमेज इज नाउ अ 7/7/40। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नाउ 7/7/40। ओके जी, अब इस हम वैसे एक कॉन्वोल्यूशन और भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है इट्स इट्स सफिशिएंटली डीप और सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स। अब हम चाहते हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन से हम प्रेडिक्शन करें। जैसे फॉर एग्जांपल कैट नॉन कैट का प्रॉब्लम था हमारा, या हमारा हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन का प्रॉब्लम था। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन करनी है इमेज की, अब हम वो क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए यूजली हम ये करते हैं, मैं यही 7/7/40 से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको, एक लफ्ज यूज होता है फ्लैटन करना या अनरेवल करना। फ्लैटन या अनरेवल का मतलब है कि ये 7/7/40 जो है ये बनता है टोटल नंबर 1960, 1960। हम क्या करेंगे, हम बजाय इसको 3 डायमेंशंस के, अब हम इसको एक वेक्टर बना देंगे। 0 से लेके 159 तक। तो ये हमारे पास टोटल नंबर जो है ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो इस क्यूब के अंदर थे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको फ्लैटन कर लिया, हमने इनको एक 1 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट 1 डायमेंशनल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड हियर। इसमें 0 से लेके 159 तक है, यहाँ मुझे 9 लिखना चाहिए क्योंकि टोटल नंबर था 1960। ठीक है, ओके। अब ये जो 1960 है ये आपने देखा होगा कि ये सॉर्ट ऑफ फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क वाला हिसाब किताब बन गया। अब आप दो काम कर सकते हैं, आप चाहे तो इधर एक और फुली कनेक्टेड लेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं, डीप लेयर, या आप चाहे तो डायरेक्ट आगे आउटपुट लेयर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉब्लम जो है वो है कैट, नो कैट, नॉन कैट, और आपको पता है कि ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो मुझे आउटपुट लेयर पे एक सिग्मॉइड यूनिट चाहिए। ठीक है, तो मैं एक फुली कनेक्टेड नहीं अभी लगाते, हम सिर्फ एक सिग्मॉइड यूनिट लगा देते हैं। तो अब इसका नाम फुली कनेक्टेड लेयर इसलिए है कि ये जैसे हम फुली कनेक्टेड नेटवर्क में तमाम प्रीसीडिंग इनपुट्स को फॉलोइंग आउटपुट से जोड़ते थे, इधर भी हम वही करेंगे। सो दिस इज नाउ अ सिग्मॉइड यूनिट, और इस सिग्मॉइड यूनिट की आउटपुट होगी 0 या 1। ठीक है,
और इस जगह पे हमारे पास अब वही नंबर ऑफ वेट्स जो होंगे वो आपको पता है कि ये एक यूनिट है और एक यूनिट जो है 1960 इनपुट से जुड़ा है, तो हमारे पास 1960 वेट्स जो है ना, या ट्रेनेबल पैरामीटर भी इसके लिए यूज होता है, वो हमारे पास इस लेयर में होगा। लेकिन अगर हम इधर कोई और फुली कनेक्टेड लेयर इंट्रोड्यूस करवाते तो ये नंबर ऑफ वेट्स बढ़ जाता। फॉर एग्जांपल सपोज करें मैं इधर दरमियान में एक और फुली कनेक्टेड लेयर डालता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वेट्स पे क्या असर पड़ेगा। सो सपोज करें मैंने इधर एक और फुली कनेक्टेड लेयर डाली और इस लेयर का साइज है लेट सपोज 120, ठीक है जी। अब ये 120 साइज है और इसके आगे मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा। अब इस जगह पे हमारे नंबर ऑफ वेट्स होंगे 120 मल्टीप्लाइड बाय 1960। तो आप देखेंगे सिर्फ एक फुली कनेक्टेड लेयर डालने से इतने वेट बन गए हैं जितने शायद इस पूरी कॉन्वेनेंट में नहीं था। आपको याद है ना कि इसमें हमारे पास कितने पैरामीटर हमने ट्रेन करने। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं इस जगह पे, तो इस जगह पे मेरे पास जो फिल्टर है वो है 3 बाय 3 का। उसमें एक बायस ऐड कर ले, एक बायस हमने ऐड करनी, 10 नहीं ऐड करनी, एक बायस ऐड कर ले। और चूंकि मेरे पास 10 फिल्टर है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये टोटल बन गए 100। तो इस पूरी लेयर में मेरे पास सिर्फ 100 ट्रेनेबल पैरामीटर थे। नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेयर पे मेरे पास ट्रेनेबल पैरामीटर अगर मैंने निकालने हो तो वो थे 5 बाय 5, और चूंकि चैनल साइज अपने सेम रखना होता है, बाय 10+1, 25, 250, 251 एंड 251 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 फिल्टर्स थे। तो ये हमारे पास हो गया 4520। तो इस जगह पे हमारे पास 4520 थे, ये 100 थे, ये 4520 थे। इस जगह पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स निकालना चाहूं तो अगेन मेरे पास आ जाएगा 5 बाय 5 बाय, अब चूंकि डेप्थ 20 है तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, बायस ऐड करूंगा, बायस मेरे ख्याल 20 ऐड होंगी इधर, क्योंकि हर एक यूनिट की अपनी बायस होगी। सो और बल्कि इसको मैं 1 करता हूं क्योंकि हम 20 फिल्टर से इसको मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा कुछ 6000 के आसपास। तो ये टोटल पैरामीटर बने हैं तकरीबन 10,000, लेकिन आपने सिर्फ एक फुली कनेक्टेड लेयर डाली है और अब आपके पास पैरामीटर है 1960 ज़रब 120। अगर आप जरा कोई कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि ठहरे मैं ही ये बनते हैं जी 2,35,200 पैरामीटर्स। यू सी दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्व लेयर्स। कॉन्व लेयर्स आपने 4 डाली, टोटल पैरामीटर बने आपके 10 या 11 या 12,000। फुली कनेक्टेड लेयर आपने एक डाली और साथ ही आपके पैरामीटर पहुंच गए 2,35,200। दैट इज वाई हम जो इमेज या कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो एसेंशियली अब इस जगह पे हमारी जो ये इस जगह पे हमारे 2,35,000 वेट्स हैं और इस जगह पे अब हमारे वेट्स होंगे 120 प्लस 1 तकरीबन 121। तो ये हमारे एडिशनल पैरामीटर ऐड हो जाएंगे और अब इस जगह पे हमारे पास 0 या 1 आंसर आ जाया करेगा। सो दैट इज हाउ a convolutional neural network is formed। जो एक इसकी स्ट्रेंथ है वो हमने देखा है कि जो मेन स्ट्रेंथ है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की, वो इसकी दो प्रॉपर्टीज की वजह से है। उनसे वैसे एक तीसरी प्रॉपर्टी भी निकलती है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये दे शेयर पैरामीटर्स, पैरामीटर शेयरिंग, ठीक है। और जो दूसरी इनकी जबरदस्त प्रॉपर्टी है वो है
स्पार्सिटी ऑफ कनेक्शंस। मैं थोड़ा सा इनको बता भी देता हूँ, मैं बल्कि अपनी पिछली पिक्चर जो है वही यूज करूंगा, जो ये वाली पिक्चर है, ये मैं अगली स्लाइड पे रेड में ड्रॉ करता हूँ, तो इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यू नो दैट ये 32 बाय 3 था। अब ये 32 बाय 3 का इमेज जो है, इसमें हो सकता है कोई फेस इधर भी हो, कोई फेस इधर हो, कोई फेस इधर हो। अब जब मैं कोई एक, आपको पता है जब हम कोई एक फीचर डिटेक्टर यानी जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक फिल्टर मैप दे देता है। और अगर ये फिल्टर मैप एक जगह पे फेस डिटेक्ट कर सकता है तो ये इस इमेज के अंदर हर जगह पे फेस डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे ये इंडिविजुअल पिक्सेल्स जो है, इन तमाम पिक्सेल्स को अलग-अलग न्यूरॉन्स को देने की जरूरत नहीं। मैं इस पूरे इमेज पे ये फिल्टर अप्लाई करूंगा। ये शेयर्ड पैरामीटर्स जो है, फिल्टर एक शेयर्ड पैरामीटर्स है ना, ये सारे शेयर्ड पैरामीटर मैं इन पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूंगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नीचे चलते जाएंगे हम। तो ये फिल्टर मैप में क्या करेगा, मुझे बता देगा यार इधर तेरे काम का फिल्टर है, इधर भी तेरे काम का एक फीचर है, इधर भी तेरे काम का फीचर है। तो ये जो इनकी पैरामीटर शेयरिंग की स्ट्रेंथ है ना, कि ये जो टोटल 15 या 20 या 21 या 22 पैरामीटर्स थे, ये एक फीचर जो है ये हर जगह डिटेक्ट कर लेते हैं और हर इनपुट पिक्सेल्स जो है वो इन पैरामीटर को शेयर करते हुए हमें अच्छे फीचर दे देता है। ये एक स्ट्रेंथ है हमारे न्यूरल नेटवर्क। सो essentially we can say that a feature detector, जैसे such as a face detector or a vertical edge detector, that is useful in one part of the image is actually useful in another part of image। और वो पार्ट कौन सी है, जिधर जिधर फेस है। जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी वर्टिकल एजेस की, एक जगह वर्टिकल एजेस थे तो उसने जिस जगह भी पूरे इमेज में वर्टिकल एजेस थे वो सारे डिटेक्ट कर लिए। सो दैट is one strength of convolutional neural network कि they share parameters और वो पैरामीटर को इतनी एफिशिएंटली शेयर करते हैं कि कोई भी एक फीचर इमेज में जिधर भी पड़ा हो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस पैरामीटर शेयरिंग से हमें एक और प्रॉपर्टी जो है वो पता चलती है सीएनएन की, दे आर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। ये लफ्ज जरा खौफनाक सा लगता है लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखिए, ट्रांसलेशन होती है, इमेज ट्रांसलेशन होती है कि आप इमेज में थोड़ा सा आगे जाएं या पीछे जाएं या ऊपर जाएं या नीचे जाएं, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब ये है कि अगर कोई एक फीचर इमेज में एक जगह है और सीएनएन उसे डिटेक्ट कर रहा है तो वो दूसरी जगह भी होगा तो उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में ये फर्ज करें ये हैंड रिटन डिजिट, इधर 7 लिखा हुआ है, लेकिन एक दूसरा इमेज है उसमें इधर 7 लिखा हुआ है, एक तीसरा इमेज है उसमें इधर 7 लिखा हुआ है, एक चौथा इमेज है उसमें इधर 7 लिखा हुआ है। ये ट्रांसलेशनल इनवेरियंस है। लेकिन अगर एक सीएनएन इस जगह 7 डिटेक्ट कर सकता है ना, तो वो सीएनएन एग्जैक्टली इस जगह भी 7 डिटेक्ट कर सकता है, इस जगह भी 7 डिटेक्ट कर सकता है, उस जगह भी 7 डिटेक्ट। That particular property is called translational invariance। ट्रांसलेशनल इनवेरियंस क्यों आई? क्योंकि हमने शेयर्ड पैरामीटर्स यानी कि फिल्टर जो है वो हमने पूरे इमेज पे अप्लाई किए और पूरे इमेज की जो रिप्रेजेंटेशन बनी यानी जो फीचर मैप हमारे पास आया वो आगे हमने क्लासिफिकेशन में यूज किया। सो दैट इज one property of CNN which makes them really useful as compared to the fully connected neural network. Uh, then there is the second property, sparsity of connections। sparsity of connections sparsity of connection अंडरस्टैंड करना जो है वो पहली चीज से भी ज्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल, स्पार्सिटी ऑफ कनेक्शन जब हमने कॉन्वोल्यूशन किया था तो हमने एक्चुअली देखी थी, आपको याद होगा कि एफसीएन में
इस हर इनपुट जो है वो हर एक से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको कहा था ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क। लेकिन CNN में कनेक्शन स्पार्स क्यों है? क्योंकि एक वक्त में कनेक्शन सिर्फ इतनी जगह पे अप्लाई हो रहा है, फिर अगली बार इतनी जगह पे अप्लाई हो रहा है, फिर अगली बार इतनी जगह पे अप्लाई हो रहा है, फिर अगली बार इतनी जगह पे अप्लाई हो रहा है, फिर अगली बार इतनी जगह पे। सो यू गेट द आइडिया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम कहते हैं कि इसके कनेक्शन जो है वो पूरी इनपुट से नहीं जुड़े होते, वो गिवन टाइम पे कुछ पर्टिकुलर इनपुट से जुड़े होते हैं। और वो पर्टिकुलर इनपुट क्या होती है वो आपको पता है कि फिल्टर साइज जो है वो डिटरमिन करता है। फिल्टर साइज डिटरमिन करता है कि एक वक्त में जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरॉन है वो कितनी इनपुट से आउटपुट जनरेट करता है। तो अगर तो आपका फिल्टर साइज जो है वो 3/3 है, तो आपको पता है कि गिवन टाइम पे आपका न्यूरॉन जो है वो सिर्फ 9 इनपुट्स को लेके उनसे आउटपुट जनरेट कर रहा है। अगर आपका फिल्टर साइज जो है वो 5/5 है, तो आपको पता है, ये मैं 2D की बात कर रहा हूं, अभी मैं 3 डायमेंशनल में नहीं गया। तो लेकिन इट डजेंट मैटर कि ये इमेज 1000/1000 या 2000/2000, ये कनेक्शन जो है ना ये स्पार्स ही रहने। क्यों? क्योंकि फिल्टर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो पूरे इमेज में इकट्ठा अप्लाई नहीं हो सकता अनटिल अनलेस फिल्टर ही आप बहुत बड़ा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप फिल्टर रीजनेबल लेते हैं जो कि कोई फीचर डिटेक्ट करता है, तो दैट इज स्पार्स इन नेचर। स्पार्स इन नेचर क्यों? ड्यू टू दी नेचर ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो इस वजह से हमारे जो गिवन टाइम पे कनेक्शंस होते हैं वो भी स्पार्स होते हैं और हमें कंप्यूटेशन जो है वो कम करनी पड़ती है। तो ये 3 बड़े फायदे हैं CNNs के: पैरामीटर शेयरिंग, स्पार्सिटी ऑफ कनेक्शंस एंड ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस, जिसकी वजह से CNN जो है वो कंप्यूटर विजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, अच्छा, अब एक चीज जो मैंने अभी तक आपसे जरा संभाल के रखी है और आपको इस पॉइंट, आप ट्रांसलेशन इनवेरियंस को लोकेशन इनवेरियंस कह लें, ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज्यादा होगा। लेट्स कॉल दिस गाय लोकेशन इनवेरियंस। ये एक ही बात है, आप ट्रांसलेशन इनवेरियंस कह लें या लोकेशन इनवेरियंस कह लें। मेरा ख्याल है मुझे ये लोकेशन इनवेरियंस ही कहना चाहिए था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लोकेशन इनवेरियंस ये है कि अगर एक फीचर इमेज में एक जगह मौजूद है और फिल्टर डिटेक्ट कर सकता है, तो वो इमेज में किसी भी जगह मौजूद हो तो वो फिल्टर उसको डिटेक्ट कर सकता सर ये जो नेक्स्ट पिछली स्लाइड है इसमें जो हम पैरामीटर सेट कर रहे थे, है। जी ये जी हाइपर पैरामीटरिंग के थ्रू कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाइपर पैरामीटर है। मसलन कि ये मैंने कितना लेना है और ये मैंने कितना लेना है और ये मैंने कितना लेना है, ये मैंने कितना लेना है, ये मैंने कितना लेना है, ये हाइपर पैरामीटर है। और जनरल प्रैक्टिस मैंने आपको बताई कि डाउन दी लेयर्स आपकी विड्थ और हाइट रिड्यूस होती है और होनी चाहिए। यानी जब भी आप कोई न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमम बनाएंगे इंक्रीज हो जाता है। तो आपने विड्थ और हाइट रिड्यूस करनी है और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी चैनल्स जो हैं वो इंक्रीज करने हैं। तो ये एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप बेहतर कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं। ओके, सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ कॉन्वोल्यूशन लेयर नहीं होती, उसमें हमारे पास एक सब सैंपलिंग लेयर भी होती है जिसे पूलिंग लेयर भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सब सैंपलिंग या पूलिंग लेयर। सब सैंपलिंग जो है उसके पीछे वो उसका पहले हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से सब सैंपलिंग होती है, लेकिन इसको हम यूज क्यों करते हैं। अच्छा, बाय द वे बहुत सारी बुक सब सैंपलिंग को पूलिंग भी कहती है। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, चाहे कोई इसे सब सैंपलिंग कहे चाहे कोई इसे पूलिंग कहे, इसका मतलब है कि वो सेम चीज की बात कर रहा है। दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दीज आर सेम थिंग्स। सो चाहे आप इसे सब सैंपलिंग कह लें चाहे आप इसे पूलिंग कह लें, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। फायदा क्या है इसका, क्यों करते हैं? इसके लिए हमने 3 हमें फायदे हैं इसके। वैसे तो और भी फायदे हैं लेकिन 3 ज्यादा नजर में आने वाले फायदे। सबसे पहले है
कि जब हम सब सैंपलिंग अप्लाई करते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन का साइज कम हो जाता है, और जितना रिप्रेजेंटेशन का साइज कम होगा उसका दूसरा फायदा सडनली आपको नजर में आ जाएगा, आपकी कंप्यूटेशन जो है उतनी स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों फायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरा फायदा जो कि लोगों का ख्याल है कि इससे होता है, लेकिन कोई भी इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता, वो ये है कि इट हेल्प्स टू डिटेक्ट रोबस्ट फीचर्स। अब ये रोबस्ट फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैट नॉन कैट इमेज। कैट नॉन कैट इमेज में हो सकता है बिल्ली जो है वो रात को या डस्क के टाइम पे या डार्क के टाइम पे उसकी एक तस्वीर, और एक तस्वीर उसकी दिन की रोशनी में बिल्कुल येलो। अब आप गौर कर सकते हैं कि एक पिक्चर जो है उसमें पिक्सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा डार्क है, यानी कि उनकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है। आपको पता है ना कि आरजीबी ज्यादा हो तो व्हाइट की तरफ जाती है वैल्यू, और आरजीबी कम हो तो वो डार्क या ब्लैक हो जाती है। सो तो लेकिन ये चेंज जो है, ये कोई फीचर तो है ये, लेकिन क्या ये हमें बताता है कि जी रात हो तो बिल्ली होती है, दिन हो तो बिल्ली नहीं होती? नहीं, ये तो हमें नहीं बताता। So this is a feature, but this is not a robust feature. So essentially features क्या होते हैं? वो variations capture करने की कोशिश करते हैं डाटा की, ऐसी variations जो हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करे। लेकिन आपको पता है कि डाटा सेट्स में ऐसी वेरिएशंस जो हैं वो भी तो होती है ना, जो हमें जरा हेल्प नहीं करती बल्कि हमें मिसगाइड करती। तो अजम्पशन ये है जितने भी डीप लर्निंग के रिसर्चर्स हैं उनकी, कि जब आप सब सैंपलिंग अप्लाई करते हैं तो ऐसी वेरिएशंस जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो निग्लेक्ट हो जाती हैं, और ऐसी वेरिएशंस जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है वो जो है वो जरा ज्यादा खुल के सामने आ जाती है। तो इस किस्म की वेरिएशंस जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करें उन्हें हम कहते हैं जी कि ये इस प्रॉब्लम के लिए रोबस्ट फीचर्स है, और दूसरे जो है वो नॉन रोबस्ट फीचर है अल्टीमेटली। सो दिस इज सब सैंपलिंग और पूलिंग, और ये हम क्यों यूज करते हैं? सब सैंपलिंग पूलिंग के पहले दो तरीके होते थे, लेकिन अब एक तरीका यूज नहीं होता है। तो दो तरीके जो यूज होते हैं वो है मैक्स पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग। एवरेज को मैं एवीजी लिख रहा हूं, एवरेज पूलिंग। बाज बुक्स इसे मीन पूलिंग भी कहते हैं। आपको पता है मीन जो है वो एवरेज की एक किस्म है, तो आप एवरेज कह लें या मीन कह लें, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। सो एवरेज पूलिंग या मीन पूलिंग जो है ये एमएलपीज के दौर में यूज हुआ करती थी, लेकिन अब मैक्सिमम रिसर्च कम्युनिटी जो है वो इत्तेफाक करती है इस बात पे कि ये पूलिंग जो है ये कंप्यूटेशनली कम कॉस्टली है और कंपेरेबल रिजल्ट देती है, क्योंकि एवरेज में आपको एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ती है, मैक्स में सिर्फ आपने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है और उसको आगे भेज देना। सो अब ये होती कैसे? फॉर एग्जांपल मैक्स पूलिंग की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें कि आपका जो फीचर मैप है वो कुछ इस तरह से है। मैं कोई डमी नंबर लिख रहा हूँ। फर्ज करें कि ये हमारी रिप्रेजेंटेशन आई और इस पे हमने मैक्स पुलिंग अप्लाई कर। मैक्स पुलिंग में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक तो फिल्टर साइज कितना और एक स्ट्राइड साइज कितना। यूजली फिल्टर साइज और स्ट्राइड साइज दोनों टू यूज होते हैं। हम इस फिल्टर साइज टू और स्ट्राइड साइज टू की एग्जांपल है। इसका मतलब ये है, फिल्टर साइज टू पहले इतना पोर्शन पकड़ेगा, इसमें से देखेगा कि मैक्स पुलिंग की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सिंपली उसे ले ले। चूंकि स्ट्राइड टू है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो अगली स्ट्राइड इधर ले जाएगी। अब ये देखेगा जी, और फिल्टर साइज अगेन आप देख रहे हैं कि 2/2 है, तो अब इधर हमारे पास मैक्स 2 है। स्ट्राइड आपको पता है कि अगर इस साइड पे 2 है तो इस साइड पे भी 2 होगी, तो
अगला फिल्टर जो है वो इधर चला जाएगा, इस एरिया में से देखेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है, और उसके बाद इस एरिया में से देखेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो दैट इज योर मैक्स पूलिंग आंसर। अच्छा, इसकी भी आप आउटपुट का साइज जो है वही हमारा जो पुराना फॉर्मूला है उससे आप निकाल सकते हैं, जो कि आपको शायद पता हो। n is equal to n plus 2p minus f over s plus 1। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पैडिंग नहीं लगाते तो ये इसी n ने आपको साइज बता देना। ये कितना साइज था, 4/4 था, 4 माइनस 2 over 2 plus 1 is equal to 2। तो ये 2 आपका साइज है, 2/2। ये आपको पता है ये एक डायमेंशन है, एन एच है। सिमिलरली आप एन डब्ल्यू भी निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2/2। सो द सेम फॉर्मूला जो आप फिल्टर्स और स्ट्राइड्स के साथ कॉन्वोल्यूशन के लिए यूज कर रहे थे, वही सेम फॉर्मूला आप मैक्स पूलिंग या सब सैंपलिंग में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज सब सैंपलिंग। मेरा ख्याल है कि अब एवरेज पूलिंग जो है इट शुड बी प्रिटी क्लियर। आप इन सारी चीजों को जमा कर लें। 9 और 2 11 12 15 15/4 जो है ये इट शुड बी समथिंग 3.9। तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही। 2 3 4 5/4 इज 1.25। 5 और 6 11 12 और 3 15, ये गेन 3.9। 2 2 4 और 4 8/4 इज 2। सो मैक्स पूलिंग का आंसर ये है और एवरेज पूलिंग का आंसर ये है। सो बोथ आर रिप्रेजेंटेशंस, लेकिन रिसर्च कम्युनिटी जो है वो मैक्स पूलिंग को ज्यादा यूज करती है। सिमिलरली आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आप फिल्टर साइज ज्यादा कर सकते हैं, स्ट्राइड कम कर सकते हैं, नो बॉडी स्टॉपिंग यू टू डू दैट। और इससे आपकी जो आउटपुट आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।